नमस्कार। बॉस्टन से सतीश झा, देश परदेश में आपका स्वागत है। अभी हमने कोशिश की कि भारत यात्रा की जाए और उस दौरान कई सवाल उठे, तो मैंने कहा कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि भारत जाने के लिए हम लोगों की जो सुविधाएं चाहिए वो कैसी हों, हमें क्या क्या मुश्किलें हो रही हैं विदेश भारतीयों को आने में, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो छात्र आते हैं उनकी क्या मुश्किलें हैं, और जो हमारे नियम कानून हैं वो कैसे बन रहे हैं। अभी देखा कि 31 मार्च तक कुछ नियंत्रण बढ़ा दिया गया है, कौन सी एयरलाइन आ सकती है, एक नाम बढ़ गया है एयर बबल। अभी 24-25 देशों के साथ हमारे संबंध बनाए गए हैं, जिससे कि हम कुछ हवाई जहाज उन देशों से आने की अनुमति दे रहे हैं। उसके अलावा वीसा के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि जैसे उन्होंने OCI को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, PIO को सस्पेंड कर दिया, जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस वीसा था उस पर सवाल खड़े किए गए। टूरिस्ट वीसा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है अभी फिलहाल। लेकिन क्या हो रहा है इसके ऊपर कोई साफ समझ लोगों में नहीं है। हम उनको जाना पड़ता है काउंसलेट में या ढूंढना पड़ता है वेब पर, फिर भी एक साफ उसकी समझ नहीं बन पाती कि क्या सही है, और हम अगर पहुंच गए देश तो फिर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो हमारे इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, किस तरह उसको देखेंगी। ये एक बात है। इसके अलावा जो टेस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसके क्या प्रावधान है, क्वारंटीन की क्या नियम है। जो लिखने वाले हैं वो समझते हैं उन्होंने अच्छा लिखा है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ नहीं आती बात। तो लिखने और पढ़ने वाले के बीच की बात को समझाने के लिए जो कॉन्सुलेट है तमाम देशों के, वो कोशिश करते हैं कि वो अपने नागरिकों को समझाएं। और जैसे अमेरिकन कॉन्सुलेट है या यूरोपियन जो तमाम कॉन्सुलेट हैं, वो भारत के नियमों को अपनी भाषा में अनुवाद नहीं करते, उसके अलावा अनुवाद नहीं करते, उसके ऊपर भी कुछ करते हैं। वो करते हैं तो उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा कुछ सरकारी है। जब मैं पहली बार पत्रकारिता में आया, हम लोग कहते थे कि हर विधा की अपनी एक भाषा होती है और उसको हम लोग समझाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। तो जैसे लीगलीज हुई, जो लीगल भाषा सिर्फ लॉयर समझते हैं, डॉक्टरों की भाषा डॉक्टर समझते हैं। हमारे यहाँ जो विदेश मंत्रालय की भाषा वो विदेश मंत्रालय समझता है, या वो लोग जो हमारे राजनयिक हैं वो समझते हैं, लेकिन आम आदमी थोड़ा मुश्किल होती है। खैर, तो वीसा में जो नियम बनाए गए हैं उनमें कुछ एक तरह का कंफ्यूजन सा है, एक कि अभी भी मुझे साफ नहीं है, ये बात मुझे पता नहीं है कि जिनके पास OCI है वो किस नियम के तहत उनको स्वीकार करेंगे, किस नियम के तहत नहीं करेंगे। कई बार, जैसे एक बार मैंने कहा कि वो 20 साल से पहले, 50 साल के ऊपर, 20 साल से 50 साल के बीच की बातें, जिनके पास अगर आपके पास OCI है तो क्या आ सकते हैं, आएंगे तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। कहीं लगता है कि होगा, आ सकते हैं, कहीं लगता है कि पता नहीं। इसी तरह जो कुछ लोगों ने जिनके पास 10 साल का वीसा था, उन लोग वो जब गए कॉन्सुलेट तो पता लगा कि वो वीसा नहीं काम आएगा। 10 साल के वीसा आमतौर पे बिजनेस वीसा हुआ करते थे। कानून कह रहा है कि जो टूरिस्ट वीसा है वो सस्पेंड हो गया है, लेकिन बिजनेस वीसा स्वीकार करेंगे। लेकिन जब आप जाइए कॉन्सुलेट को कहते हैं कि हमेशा हर बार वो किस लिए जा रहे हैं वो बताइए, वो मल्टीपल एंट्री हो तब उसका इस्तेमाल सिंगल एंट्री की तरह करिए। तो यानी कि कुछ साफ चीजें नहीं है दिमाग। वो एक बात हो गई। दूसरा ये, अगर अब देखें आज की तारीख में 250 देश का है दुनिया में, करीब 10 देशों ने कोरोना के बावजूद स्थिति को ऐसा कर दिया है कि उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वहां आप जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। करीब 90 देश ऐसे हैं जो कि वो रेड जोन में है, भारत रेड जोन में है, जहां जो जो कानून और नियंत्रण काफी मजबूत सा है। और बाकी 110 देश ऐसे हैं जो कि ऑरेंज जोन में है, जहां यानी कि वो सचेतन होकर, थोड़ा सा सचेत होकर काम कर रहे हैं, कॉशसली चल रहे हैं,
वो सोचते हैं कि किस तरह से हम लोगों को आना जाना बढ़ने दें। अब आप देखें कि एक दिन में अब अमेरिका में 40 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। हमारे भारत में एक साल में 40 लाख लोग आते हैं, यहाँ एक दिन में 40 लाख लोग ऑलरेडी यात्रा कर रहे हैं। वो अपने आप में एक साल के अंदर स्थिति का सवाल बड़े खड़े हुए हैं। लोगों में डर है, सब लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन फिर भी 40 लाख लोग रोजाना यात्रा कर रहे हैं, कम से कम वीकेंड पे। ये अपने आप में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने शायद 40 से 50 बिलियन डॉलर का उसको सपोर्ट दिया एविएशन इंडस्ट्री को। अब वो लगातार तो चल नहीं सकता, तो उनको कुछ ना कुछ तो खोलना पड़ेगा एम्प्लॉइज की तनख्वाह के लिए, एयरप्लेन्स के रखरखाव के लिए, और सबसे बड़ा जो एविएशन सेक्टर है अमेरिका का ही है। तो यहाँ पे एविएशन खुलना शुरू हो गया है। लोग अब थोड़ा सा कॉशियसली चलते हैं, लेकिन वो डर खत्म हो चुका है। और कुछ राज्यों में क्वारंटीन की स्थिति है, तो वहाँ सब लोग सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ चलते हैं। कोई ऐप लेकर नहीं चलना पड़ता, आप डिक्लेयर कीजिए आप नागरिक हैं, आप में समझ होनी चाहिए कि ये खतरनाक चीज है, समझाते हैं। कुछ राज्यों में जाहिर है कि काफी विरोध हो रहा है कि वो पहनना नहीं चाहते मास्क भी। कुछ राज्यों में चीजें खुल गई हैं पूरी तरह से, एक राज्य ने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तो यानी कि अमेरिका में भी, यहाँ भी एक आइडियोलॉजी के साथ काम चल रहा है। जो रिपब्लिकन है वहाँ रिस्ट्रिक्शंस कम है, जो डेमोक्रेटिक है, जो राज्य जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नर है या हाउस है, वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से सचेत होकर चले, वैज्ञानिकों की बात माने, जो डॉक्टर कह रहे हैं उनकी बात माने। और रिपब्लिकन जो राज्य है वहां पे कोशिश हो रही है कि जितना कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो सके किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो शुरुआत हुई वो कैंपस में हुई। जो यहाँ के कैंपस हैं, शिक्षा की बात हो रही है, स्कूल कैसे खुले, कॉलेज कैसे खुले, विश्वविद्यालय कैसे खुले, वहाँ पे क्या सबको रोजाना लोग पढ़ने के लिए आ सकते हैं, या वो एक इवन आउट करेंगे, या किसी भी तरह से कई सारे तरीके निकाले जा रहे हैं कि शिक्षा जो कैंपस में होती है वो चलती रहे। और हर 3 दिन पे सब लोगों को टेस्ट करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था बना दी गई है, और किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। अब सबको आदत पड़ गई है हर 3 दिन में जाके टेस्ट कराया कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं। तो वो व्यवस्था विश्वविद्यालयों में बन गई है। अब जहां भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं दफ्तरों में, हर जगह ये सिस्टम बनना शुरू हो गया है। तो इसको मान लीजिए कि जो आज का जो नया सामान्य है, उसमें कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए इस तरह से कि जीवन सामान्य रास्ते पर फिर से चलना शुरू हो जाए, वो धर्रा शुरू हो गया है। देश में जाने के लिए अगर हमें हवाई अड्डे पे लगे कि हम कहाँ आ गए हैं, तो बड़ी मुश्किल होगी। और हमें हवाई यात्रा भी चाहिए, पर्यटन भी चाहिए, और ये सब काम इस तरह किए जाएं कि कोरोना को हम मान लें कि ये स्थिति आज खत्म होने वाली नहीं है। हमको पता नहीं कब खत्म होगी, इसको लेकर सारा कुछ तो रुक नहीं जाएगा। सारे सवाल इस पर हैं, देश में अमेरिका में चल रहे हैं कि आखिर इसको हम किस तरह से इसके साथ पेश आए। एक बहुत दूरी थी जिस तरह ट्रम्प सोचते थे, जिस तरह बाइडेन सोचते हैं, डॉक्टर फाउची सोचते थे, और जो ट्रम्प के जो सलाहकार थे वो सोचते थे। लेकिन वो दूरी आज की तारीख में, चूंकि सरकार बाइडेन की है, तो जिन राज्यों में बाइडेन के समर्थक हैं, बाइडेन की पार्टी के समर्थक हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के, वहां एक तरह से बात चल रही है, और जो रिपब्लिकन पार्टी वो अलग तरह से बात चल रही है। इस बात को समझना पड़ेगा। हम भी यही कोशिश कर सकते हैं, देखें कि हमारा रास्ता कौन सा है। यानी कि रास्ता सिर्फ एक नहीं है, रास्ते कई हैं इससे डील करने के लिए। उससे हम किस तरह से नियम बनाएं ऐसे कि लोग समझ सकें, उसमें क्लैरिटी कैसे लाएं, और उसकी प्रोसेस कैसे ठीक करें। जब मैं देखता हूं कि अपने देश में प्रोसेस को ठीक करना, जिसमें डिग्निटी सिटीजन की हो, वहां मुश्किल होती है। जो सबसे बड़ा फर्क यूरोप और अमेरिका की प्रोसेस, अपने देश की प्रोसेस में है कि वहां नागरिक की डिग्निटी की बात पे आकर सब चीज खड़ी हो जाती है।
अमेरिका में जब मैं गया अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए, अपने आप वो ऐसा प्रोसेस था कि हमें पता ही लगा, तो बड़े आदर के साथ और अच्छी जगह थी, महसूस भी नहीं हुआ कि हम वैक्सीन लेने के लिए आए थे। और 15 मिनट में वैक्सीन लेने के बाद, सर्टिफिकेट देने के बाद हम वहां से निकल गए। और सभी लोग जहाँ बात करेंगे कैसे, जैसे कैंप लगाए तो वहां किस तरह से लगाए गए, कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो और सबके साथ आदर से व्यवहार किया जाए। हमारे कैंप में चाहे बैंक की लाइनें हो, चाहे रेल स्टेशन की लाइनें हो, या हवाई जहाज में सफर करने की सिक्योरिटी की लाइनें हो, जहां भी आप देखिए, उसमें जो प्रोसेस है वो दिख जाता है कि कहीं इसमें भीड़ तंत्र है, उसमें सोच के बनाया नहीं गया है। अब एयरपोर्ट डिजाइन की बात कर लीजिए आप, अब वो बनाने पड़ेंगे इस तरह से कि कैसे, जैसे पहले सिक्योरिटी लगाई गई, कैसे कोरोना वायरस से हम कैसे उनको जांचें, कि क्या थर्मल जांच होगी, क्या उनका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, या उससे कौन पूछेगा, वो एक नया बनाना पड़ेगा। डिजाइन जो है अपने आप में नए एयरपोर्ट्स की, उसमें ये तरीके सिक्योरिटी, हेल्थ रिलेटेड और सिक्योरिटी जो सुरक्षा की बात होती है, दोनों के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये चीजें सोची जा रही हैं, इनके इनके बारे में सोचना पड़ेगा अपने देश में भी। अगर आप ये देखें कि अ, क्या कहते हैं, वीसा रूल्स जो हमारे हैं, ये आज से नहीं, हमेशा से उन पे सवाल खड़े होते रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो हमारा लैंडिंग कार्ड है, वो भी पिछले 25-30 सालों में कई बार बदला गया, जबकि तमाम देशों में लैंडिंग कार्ड 40 साल से वही चल रहे हैं। उसकी वजह हम ठीक से उसको उसका शायद सोचने की जगह हम किसी को नीचे भेज देते हैं, किसी क्लरिकल डेस्क पे भेज देते हैं। जब विदेश में कोई प्रोसेस बनता है, उसके लिए एक कंसल्टिंग फर्म आती है, वो बैठती है, उसके लोग चुने जाते हैं, इसको टेस्ट किया जाता है, मार्केटिंग की बात होती है, ब्रांडिंग की बात होती है, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए उसका एक स्तर बनाया जाता है, उसका बेंचमार्क होता है, माइलस्टोन्स उस प्रोसेस के बनते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि एक यात्री आने से लेकर के हवाई जहाज पहुंचता है, उसको कितना समय लगेगा, जो उतरता है उसको वहां से निकलने में कितना समय लगेगा, वो समय कैसे कम करें जिससे कि यात्री को असुविधा कम हो, और उसके साथ साथ तमाम चीजें कैसे मुहैया की जाए। तो ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होता है। अब अगर एयरपोर्ट को आप लीजिए और उसको बनाना शुरू कीजिए कि एयरपोर्ट तो खाली भाई हवाई जहाज आएगा, वहां से जो नकल करेंगे, तो बात उससे बनती नहीं है। जब नेशनल हाईवे बना था, तो उसमें जो चेयरमैन साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। हम बात कर रहे हैं 1995-96 के आसपास की। तो मैंने उनसे कहा कि आप नेशनल हाईवे के चेयरमैन हैं, कि मेरा मानना ये है कि आपके जो सदस्य हैं, 4 सभी आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी सब लोग नेशनल हाईवे की परिभाषा पे सहमत नहीं होंगे। कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हमने वो जो छोटी मीटिंग के साफ हो गया कि सबकी समझ अलग अलग थी। तो आप देखा होगा दिल्ली जयपुर की जो हाईवे था, उसमें कुछ गांव भी थे, उसमें एकाएक वो रास्ता ऐसा था कि कोई बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, गाय चल रही हैं, उसे हम हाईवे कैसे कहेंगे। तो यानी कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन उसको उस हद तक देखते नहीं है, उसको पूरा 360 डिग्री नहीं देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते नहीं है, उसकी जो एक पूरी परिकल्पना जिस तरह सोच की होती है वो नहीं कर पाते। तो कोरोना के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा कि कोरोना हमारे साथ बहुत पहले से रहा है, और अब इसके जो जो घातक जो स्ट्रेन्स हैं जो बन रहे हैं, वो बनते रहेंगे। जैसे पिछले 1 साल में स्ट्रेन एक ही नहीं था, एक डोमिनेंट स्ट्रेन था, शुरू में उसमें ज्यादा तकलीफें हुई, ज्यादा लोग मारे गए। जो दूसरे उसके बाद आए उसमें तकलीफें कम हुई, कुछ लोग कम लोगों की मृत्यु हुई। जो नए वाले हैं उनका क्या होगा हम किसी को पता नहीं है, लेकिन ये टेस्ट हमेशा होता रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमारी व्यवस्था को, कि अगर इस तरह के वायरस आते हैं तो हम उनसे कैसे जूझेंगे, कैसे बिना जीवन असामान्य किए जनजीवन सामान्य कैसे रखा जाए कोरोना के बावजूद। ये कोशिश इस पे होनी चाहिए। सिर्फ थाली और ताली से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें सोच के इस पे काम करना पड़ेगा। और ये सोचना कि सारे सवालों के जवाब विदेश से आएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि
जितने भी नए सवाल आ रहे हैं उस पर हम अलग तरह से सोचें और ऐसा जवाब निकालें जिसको दुनिया मानना शुरू करे। एस्ट्राजेनेका की बात हो रही है, वो हम बनाए जरूर, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ जरूर हो, लेकिन अब आज की स्थिति में यूरोप में एक अनकही सी एक समझ है कि जो वैक्सीन हिंदुस्तान से आई है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो यूरोप में बनी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। हमें वो स्थिति ऐसी करनी पड़ेगी कि लोग हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल करें। उसके लिए हमारा प्रोसेस ठीक हो, तो प्रोसेस ठीक होगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और ये चीजें हमें करनी चाहिए, चाहे वीसा की बात हो, चाहे एयरलाइन को अनुमति देने की बात हो, या हवाई अड्डे पे हम कैसे पेश आते हैं लोगों से उसकी बात हो, या कोई भी सिलसिला जो हो। हम इतने समृद्ध हो चुके हैं, हमें कम से कम इतने हम पढ़े लिखे हैं देश में कि हम अपनी सारी की सारी प्रोसेस विश्व स्तर पर ला सकें। इस बात के साथ आपका धन्यवाद। अगले शनिवार 5 बजे।